कल शाम को हम 3 ही सवाल डिस्कस कर पाए, लेकिन तीनों ने कुछ ना कुछ तो आपको सिखाया। अच्छे सवाल थे, कोई कंस्ट्रेंट पे, कोई वर्क एनर्जी पे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे, इस तरह से। साथ ही साथ मैंने आपको आपका कैपेसिटेंस पे अगला असाइनमेंट दे दिया है, देख लिया आपने अपने ग्रुप में? यस सर। सीपीपी नंबर 23। तो ऐसा है कि आज जो अपनी डिस्कशन क्लास होगी वो खाली पेपर पे नहीं, पहला काम होगा कि ये जो आज असाइनमेंट दिया है इस पे 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले एक और दिया था वो भी रह रहे हैं, लेकिन अभी उनको रखो, बिकॉज अब मैं पहले एक बार कैपेसिटेंस वाले पार्ट पे जा रहा हूँ। वो जो पीछे जो 2 दिए थे ना वो आपके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, जिनके मैंने आंसर दे दिया आपको। यस सर। तो उसमें अगर आपके डाउट्स हैं तो आप बता देना, मैं करवा दूंगा डिस्कस जो डाउट्स ओनली हुई। लेकिन सबसे पहला काम आज का जो होमवर्क है, बिकॉज आज अगर मैं कहूंगा पीछे का काम पूरा करो तो ये असाइनमेंट नहीं करोगे आप। आज शाम की जो डिस्कशन क्लास है उसमें पहला काम होगा सीपीपी नंबर 23। शायद जल्दी हो जाए, वो शायद जल्दी हो जाए, आप लोग अगर करके रखो अच्छे से तो। और फिर उसके बाद पेपर 1, ये पेपर 1 पेपर 2 अभी चलने दो साथ साथ, असाइनमेंट्स के साथ साथ डिस्कशन। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो क्या अब मैं उस वो प्लेट वाले क्वेश्चन पे आ जाऊं? यस सर। इसमें हमने कितनी प्लेट ली थी? 4? हाँ, 4 प्लेट्स थी, 1 2 3 4, एंड 1 और 4 को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ था थ्रू ए कनेक्टिंग वायर। और ये बोला था कि 2 पे चार्ज दे रखा है Q, 2 को चार्ज प्रोवाइड किया है Q, बाकियों पे कुछ नहीं। यही था ना आपका अरेंजमेंट? ठीक है। और आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है भाई। देखो मैंने कहा था आप करके भेजना, केवल और केवल 2 बच्चों ने भेजा, जिसमें एक ने सही एक ने गलत, केवल 2 बच्चों ने भेजा। चंचल आपका आया था शायद कल, चंचल हो अभी क्लास में? यस सर। तो इन्होंने सही भेजा था, बिल्कुल सही, और तो भेजा ही नहीं, एक बच्चे ने और भेजा, वो कुछ गलतियां थी, इस तरह से था। तो देखो हम कैसे भाई, क्या ट्राई किया था क्या, ये तो बताओ ना कि ये वाला क्वेश्चन ट्राई भी किया कि नहीं? ठीक है, इसे हम कैपेसिटर की तरह देखें। अगर मैं कैपेसिटर वाली सेंस में देखें, हाँ जी, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस 2d भी दिया है। अच्छा हाँ ठीक है, मैं वो बनाना भूल गया यहाँ। ये डिस्टेंस है 2d, ये डिस्टेंस है d, और ये डिस्टेंस है d। ये अरेंजमेंट देके छोड़ दिया, और अब आपको ये आगे बढ़ाना था काम। ठीक है, तो हम क्या करें इसको, अगर कैपेसिटर के तरीके से देखें तो आप यूं भी देख सकते हैं, जैसे एक बैटरी मैंने लगा दी 2 और 4 के बीच में। लेकिन अगर आप बैटरी लगाओगे, ऐसा कुछ दिया नहीं है सवाल में, बट अगर आप बैटरी लगा दोगे 2 और 4 के बीच में, तो होना यह है कि इधर से क्यू चार्ज निकलेगा, यूं जाएगा और इसमें आ जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा दिक्कत उसमें यह आएगी कि आपने इन पे कितना चार्ज दे दिया बैटरी से। बताओ, अगर आप बैटरी कनेक्ट करोगे, इधर क्यू दे रहे तो इधर कितना देंगे आप 1 और 4 पे मिला के? -Q। कोई बात नहीं, कोई नहीं, वो लास्ट में देखेंगे क्या करना होता है उसका। मान लो मैंने ये इस तरह से शुरुआत की, अब मैं वही अपना अरेंजमेंट आगे बढ़ाऊं, वही अपना अरेंजमेंट। प्लेट नंबर 1, ये आपकी प्लेट नंबर 1 एक एंड पे है, 2 बीच में है तो प्लेट नंबर 2, 3 बीच में है तो प्लेट नंबर 3, ये प्लेट नंबर 1 2 3, एंड 4 एक एंड में है, तो ये आपकी प्लेट नंबर 4। और 1 और 4 आपकी कनेक्टेड है, तो इनको मैंने कनेक्ट कर दिया। हाँ जी बताओ। 2 और 4 को क्यों कनेक्ट किया बैटरी से? ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी ले सकते हो, आप किसी को भी ले सकते हो। मैंने एंड पे 4 दिखा रखी है, इसलिए 4 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा उसको कैसे कैसे हटाना उस चीज को भी लास्ट में। आप बताओ, क्या ये सर्किट डायग्राम दे रखा है क्या आपको, ये अरेंजमेंट? ठीक है, अब इसमें आपने माना कि एक बैटरी हमने लगा दी 2 से और 4 के बीच में, ये आपका अरेंजमेंट है।
अगर मैं इसको अलग अलग कैपेसिटर्स की तरह वैसे टर्मिनल्स डाल के देखूं, लेट दिस टर्मिनल बी एक्स, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये वाई है, ये भी वाई है, और यहां भी आपका वाई ही आ जाएगा, और ये एक अलग टर्मिनल बन गया प्लेट नंबर 3 का जेड। मैं अगर इनमें टर्मिनल्स के नाम दूं, 1 प्लेट नंबर 1 आपका वाई है, 2 आपका एक्स है, 3 आपका जेड है, एंड 4 है आपका टर्मिनल नंबर अगेन वाई। हाँ भाई बताओ, ये आ गया यहां तक समझ में? ठीक है। अब जिनके बीच में बैटरी लगाते हैं उनको एंड में दिखाते हैं, हम देखा था हमने ये, और जो तीसरा टर्मिनल है वो दिखा दिया बीच में इस तरह से, और ये मैंने बैटरी कनेक्ट की यहां, ये बैटरी कनेक्ट की V वोल्ट की। अब एक एक करके कैपेसिटेंस, मान लो इसका कैपेसिटेंस C0 है, तो इसका कितना होगा, ये बीच वाला 2D सेपरेशन होने के कारण C0/2, और इसका कितना होगा C0। ठीक है, तो मैं अगर यहां देखूं y और x, ये पहला वाला C0, x और z C0/2, एंड लास्ट z और y फिर दोबारा से C0, ये आपके बने। इनको मैं अगर उधर उठा के ले चलूं C0 x और y के बीच में, ये पहला, तो ये मेरा ये बना C0। मैं प्लेट के साथ लेके चलूं, प्लेट नंबर ये 1 चल रही है और ये 2 चल रही है, तो प्लेट नंबर 1 तो y की तरफ है, प्लेट नंबर 1 तो y की तरफ है, और प्लेट नंबर 2 x की तरफ है, ये है। अच्छा, इसके बाद x और z के बीच में C0/2, x और z के बीच में आपका बना C0/2। अच्छा, इसमें x है प्लेट नंबर 2 पे और z है प्लेट नंबर 3 पे, और जो दूसरा एक और बचा C0 वो है z और y के बीच में, तो वो आपका z और y के बीच में है, C0 ही है ये, और यहां पे ये प्लेट नंबर 3 है, और ये आपकी है प्लेट नंबर 4। 3 किस पे है, z पे, और 4 y पे। एक बार बताओ, प्लेट्स के साथ ये बनाना आ गया? यस सर, है ना? यस। अब देखो, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, अगला स्टेप। ये दोनों सीरीज में C0 और C0/2 का कितना होगा बताओ? सीरीज में C0 और C0/2 का कितना होगा बताइए? 3/2 C0। देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट C0 इंटू C0/2 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 3 C0/2, C0/2 से कट गया, यानी कि कितना बचा C0/3, और ऊपर कितना है C0। चलो ये बताओ, यहां तक वही उसी टाइप का सर्किट आ गया आपका। अब करें चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट, यहां से क्यू चार्ज आया, बताओ कितना ऊपर जाएगा और कितना इधर। चार्ज पैरेलल में डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है कि इनवर्स रेशियो में, कैपेसिटेंस में? 3/4 क्यू पर नीचे Q/4। हाँ ठीक है, देखते हैं। तो ये रेशियो है 1:1/3 डायरेक्ट रेशियो, Q1:Q2 1:1/3। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3:1, तो 4 इससे कर दो, 4 इससे करके 3 इससे ऊपर जाने दो, 3Q/4 तो ऊपर जाएगा, एंड आपका Q/4 नीचे जाएगा। क्या यहां तक समझ आ गया? हाँ भाई बताओ, क्लियर है क्या यहां तक? चलो अब इसको वहां लेके चलो, ये Q चार्ज इधर से प्रोवाइड किया, तो 3Q/4 तो इधर जाएगा, एंड Q/4 इधर जाएगा। 3Q/4 इधर गया और Q/4 इधर गया। चलिए अब सभी प्लेट्स पे आप रीडिस्ट्रीब्यूट करो, सभी की सभी प्लेट्स पे। प्लेट नंबर 2 पे अगर मैं देखूं तो यहां कितना आ गया, 3Q/4 आया, सामने कितना होगा -3Q/4। प्लेट नंबर 2 पे इधर Q/4, सामने -Q/4, इस पे Q/4,
एंड सामने आपका माइनस क्यू बाई 4 और ये इस तरह से बन गया। आप एक बार बताओ क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन कल की तरह समझ आ गया है क्या, कल जैसा ही? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ कि इधर आ जाओ। प्लेट नंबर 1 को देखिए, उसमें देखो प्लेट नंबर 1 कहां है, वो रही सबसे उधर। प्लेट नंबर 1 पे कितना चार्ज है अंदर की तरफ, आमने सामने? -3q/4। इसका मतलब ये है कि यहां आपको पता लग गया ये -3q/4 है और ये 3q/4। क्या इस कैपेसिटर का चार्ज आपने लिख दिया आमने सामने का? बताओ, समझ आया? ऐसे ही ये देखो, ये दूसरा 2 और 3 वाला, इसमें कितना कितना रखें? q/4 एंड ये है ना 2 और 3, प्लेट नंबर 2 और 3 पे आमने सामने कितना कितना है इन पे? q/4 एंड -q/4। पिछली क्लास में भी हुए थे ना ऐसे सवाल, आमने सामने देख के और डायरेक्ट पुट करो वहां। तीसरा कैपेसिटर देखो, तीसरा कैपेसिटर, उस पे कितना आमने सामने? q/4 एंड -q/4। ये q/4 और ये -q/4। अच्छा जी, ठीक है। ये आपका तब है जब आपने बैटरी कनेक्ट की होती, लेकिन सवाल में ये नहीं बोला कि कहीं से कोई क्यू चार्ज निकाला भी गया है। तो आपने एक एक्स्ट्रा काम क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा काम आपने क्या कर दिया कि जो इस कनेक्शन से क्यू चार्ज निकालना, क्या वो निकलना था वहां से? नहीं निकलना था। तो फाइनल आंसर देखिए इनमें किस तरह दिए जाते हैं। फाइनल आंसर, अगर मैं बैटरी हटाऊं, ये इसकी 4 प्लेट्स, 1 2 3 4, ये इसकी 4 प्लेट्स। पहले वाले में आमने सामने है -3q/4 एंड 3q/4। मतलब मैं आपको सिखा क्या रहा हूं कि कैपेसिटेंस में जब आपने वो बैटरी वाले क्वेश्चन किए तो विदाउट बैटरी वाले भी इसी तरह से सीख लो, थोड़ा आसान रहेगा। नेक्स्ट है q/4 एंड -q/4। नेक्स्ट है q/4 एंड -q/4। लेकिन इसके अलावा बाहर से आपको कितना और चार्ज देना था? क्या आप ये देखो, क्या वाई टर्मिनल पे कोई चार्ज मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? नो सर। नहीं था। जबकि आपने कितना दे रखा है, -3q/4 और -q/4 को ऐड करो, -q दे रखा है ना, वो -q इसीलिए है ना कि वहां से निकाल लिया। इसका मतलब एक +q उनको और दो ताकि वो न्यूट्रल रहे। ठीक है, एक +q उनको और देना होगा ताकि न्यूट्रल रहे, और इस चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस चीज को अगर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो तो +q जैसे ही दोगे, देखो इनका फील्ड उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसका और इसका फील्ड बाहर कैंसिल आउट हो जाएगा, लार्ज प्लेट्स का फील्ड, इसका और इसका फील्ड बाहर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका और इसका फील्ड बाहर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका और इसका फील्ड बाहर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाहर वाली सरफेसेस इंडिपेंडेंट है इन सभी के चार्जेस से, तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज q इस y को दोगे तो वो बाहर बाहर बराबर बढ़ जाएगा, जैसे आसपास कुछ रखा ही नहीं है। तो q/2 और q/2। और अब आप वेरीफाई कर सकते हो वही बातें, इस प्लेट पे टोटल कितना चार्ज है, प्लेट नंबर 2 पे, प्लेट क्यू ही बोला गया था। प्लेट नंबर 3 पे कितना चार्ज है? 0। क्या प्लेट नंबर 4 पे 0 है? नो सर। कितना है प्लेट नंबर 4 पे? q/4। लेकिन फिर प्लेट नंबर 1 पे कितना है? इन दोनों का ऐड करो, -q/4। तो सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं भाई, ये दोनों न्यूट्रल थे तो ये दोनों अब भी न्यूट्रल है क्योंकि जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन कभी भी इस तरह का बना के दिया जा सकता है किसी भी पार्ट में, और पूरी प्लेट पे पूछे तो भी एक अच्छा सवाल है क्योंकि न्यूट्रल थी, लेकिन अब इस पे -q/4 है। और भी ज्यादा बेटर है अगर आप इधर उधर फेसिस पे पूछते हैं तो। मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं इसमें, अगर बैटरी वाला ही आए, बैटरी से ही आपको क्वेश्चन दिया जाए सीधा ही, तो कल जो हमने सीखा वो कर ही दोगे आप। यस सर। है ना? अगर बैटरी ना हो तो आप अपनी तरफ से बैटरी लगा के जैसे कैपेसिटेंस में करते हैं उस तरह से कर लिया कीजिए। देन
देन जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज कहीं दिया जो क्वेश्चन में नहीं है उसको सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उस पर। क्या ये समझ आया कि नहीं? और ये सर एक बार दोबारा बता दो। एक मिनट अभी बताता हूं। चंचल ने एग्जैक्टली, हाँ जी चंचल यही आंसर थे आपके एग्जैक्ट? हाँ इन्होंने बिल्कुल सही आंसर निकाल के भेजे थे। देखिए मैं दोबारा बताता हूं, अब सुनिए। आपको ये दी गए थे, ये डायग्राम दिया गया था 1 2 3 4। सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता कि आपने बैटरी दे ही रखी होती सवाल में, तो आप कल की तरह कर लेते कि नहीं? पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ जी मृगेश, अगर बैटरी दे ही रखी होती तो क्या कल की तरह सोल्व हो जाता है? कल जैसे हमने ठीक है। नहीं अगर बैटरी है तो उसमें दिक्कत क्या है, हमें अपनी तरफ से कुछ पे चार्जेस देना पड़ गया। तो जो कनेक्टेड प्लेट से मैंने यूं मान लिया कि उस पर भी माइनस क्यू दे रखा है, जबकि उस पर कुछ है नहीं। मैंने अपनी तरफ से यूं कर लिया कि उस पर माइनस क्यू है, तो मैंने एक बैटरी कनेक्ट करके और बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई कर लिया जैसे कल आपने पूरा देखा था, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करके ये सब आया। ये नहीं बचा था और ये नहीं बचा था। यहां तक भी रिपीट करूं क्या, या यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसके बाद सुनो। हाँ अगर 3 को कनेक्ट करते तो एक्स्ट्रा चार्ज कहां पे देते ना, फिर वो 3 पे देते। भाई 3 को कनेक्ट करते तो आपने किस में से क्यों निकाल लिया? 3 में से निकाला, फिर तो मतलब कैसे देख के वो आप ट्राई करेंगे, सेम पार्ट आप ट्राई कीजिए 3 में बैटरी कनेक्ट करके इस क्लास के बाद। ठीक है सर। ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने किस पे कनेक्ट किया था? 1 and 4 पे बैटरी कनेक्ट की थी, तो 1 and 4 में से मैंने कितना निकाल लिया? क्यों निकाल लिया? जबकि 1 and 4 को न्यूट्रल रखना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो फाइनल चार्ज आने के बाद आपने क्या किया? 1 and 4 पे बाहर से क्यू चार्ज प्रोवाइड कर दिया, ताकि जो आपने बैटरी से निकाला था वो वापस जाए। ठीक है, अंदर वालों को डिस्टर्ब मत कीजिए, ये एज इट इज रहने दो। अब ये जो चार्ज आएगा ये बाहर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कारण ये है कि अंदर वालों का फील्ड बाहर नहीं पहुंचता है, इसका और इसका फील्ड बाहर कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसीलिए चार्ज Q जो भी आप देंगे वो Q/2 और Q/2 बन के बाहर आ जाएगा। चलो मैं आगे बढ़ूं अब। यस सर। ठीक है। कल भाई मैंने देखा नहीं उसमें कितने बच्चे थे कल डिस्कशन वाले लेक्चर में शाम को? किसी ने ध्यान दिया हो तो? नहीं देखा नहीं। अरे एक बार मेरे को अटेंडेंस सेंड कर ही दिया करो कभी भी बीच में। अंकित आप कर दिया करो उसमें से स्क्रीनशॉट लेके ना, कभी भी बीच में जब ध्यान रह जाए तो। अच्छा अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कभी यूं पूछ लिया जाए कि एक क्वेश्चन की तरह ही मैं लेता हूं, ये कैपेसिटर है और इस पे पहले ना मतलब कोई बैटरी लगा रखी है आपने भी, और इसमें 2 मीडियम भर दिए बिल्कुल सिमेट्रिकली। ऐसे मीडियम भरने वाले तो बहुत क्वेश्चंस किए हैं हमने, याद है ना आपको? सीरीज पैरेलल और ये सब हम बनाते रहे हैं। यस। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल सिमेट्रिकली इसमें 2 अलग अलग मीडियम भर दिए, एक K1 और एक K2। एरिया ऑफ द प्लेट से A, और ये जो टोटल सेपरेशन है दैट वाज D, लेकिन ये हाफ सेपरेशन है D/2। अब इसमें इस तरह के सवाल में मान लो वो हमने कैपेसिटेंस निकालना सीख लिया, सब कुछ करना सीख लिया, आपसे पूछा जाए कि यहां पे क्या चार्ज डेंसिटी होगी, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द बाउंड्री ऑफ या एट द इंटरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स।
दोनों जो डाइलेक्ट्रिक पार्ट है उसके इंटरफेस बीच वाले हिस्से पे कितनी चार्ज डेंसिटी होगी ये आपको बताना है। थोड़ा सा उस इंडक्शन फॉर्मूले का भी यूज होगा, फैराडेज फॉर्मूला। सबसे पहले तो सी इक्विवेलेंट लिखना आता है आपको इसका? यस सर। ये दोनों सीरीज में बनेंगे कि पैरेलल में, इधर से उधर जाने में? सीरीज में। तो मैंने एक पार्ट का C1 लिखा, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया तो पूरा है लेकिन सेपरेशन D/2 तो 2 ऊपर गया। फिर मैंने C2 लिखा, K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया अपॉन D/2 और ये 2 ऊपर गया। C1 आ गया, C2 आ गया। उसके बाद मैंने C इक्विवेलेंट लिखा। अब सीरीज में तो C इक्विवेलेंट होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 इंटू C2 तो 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, C इक्विवेलेंट निकाल के ही तो मैं चार्ज बता पाऊंगा कि कितना चार्ज चल के आया है, और तब फिर आगे जिक्र होगा भाई कितना क्या है क्या नहीं। तो ये C1 C2 और अपॉन C1 प्लस C2 करोगे तो 2 कॉमन और एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन और अंदर बचा K1 प्लस K2। इस 2 से एक 2 गया, एप्सिलॉन नॉट A/D से एक एप्सिलॉन नॉट A/D गया। तो देखो ये क्या बचा, एक तो 2 बच रहा है, एक K1 K2 बच रहा है, एक K1 प्लस K2 नीचे आया, और इसके अलावा शायद आपका बच रहा है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो पहला स्टेप आप बताओ कि आपको C इक्विवेलेंट निकालना आ गया है? यस सर। अगर अपना वेरीफाई कर लेना, इसमें कोई गलती ना हो कहीं भी, है ना? ठीक है। इसके बाद देखो सवाल में ऐसा भी आ सकता है कि जरूरी थोड़ी है D/2 ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है एक D1 है और एक D2। क्लियर है ना? D1 D2 हो तो फिर अलग अलग हमें लेना होगा। तो ये आपका C इक्विवेलेंट आ गया। अब इससे आप चार्ज फ्लोन बता दो, Q कितना गया होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि उस बाउंड्री पे कितनी क्या चार्ज डेंसिटी होगी, फैराडे वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए। आप इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लो। पहले ये डाइलेक्ट्रिक है, थोड़ा मैं दूर बनाऊं ताकि मैं लिख पाऊं कि भाई क्या है क्या नहीं। ये डाइलेक्ट्रिक है, थोड़ा गैप बना के दिखा रहा हूं। इसके बाद एक और डाइलेक्ट्रिक है, और इसके बाद ये है। समझ गए? मैंने इनको अलग अलग दिखा दिया। इस पे चार्ज आया Q और इस पे आया -Q, यही आया ना बैटरी की वजह से। ठीक है। तो इस पे डेंसिटी Q/A, इस पे जो डेंसिटी आएगी मैंने वो बोल दी सिग्मा, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बोल दी -सिग्मा। तो दिस इज Q/A। Q/A जब आप वहां से करोगे तो आ रहा है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D, और सिमिलरली ये हो जाएगा
2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2 और इंटू एप्सिलॉन a बाई b। पहले तो ये बताओ क्या यहां तक समझ आ गया है क्या इतना पार्ट? चार्ज में v नहीं किया क्या मैंने, इंटू वी और आएगा, ये a की बजाय v आएगा। a तो क्यों हटा दिया, a क्यों हटाया बताओ, a क्यों हटा दिया दोनों साइड से? हाँ जी, मैंने सिग्मा लिखा है तो q बाई a करेंगे, q बराबर CV, a हट जाएगा और v आ जाएगा, तो ये आपके सिग्मा और माइनस सिग्मा आ गए। लेकिन आपको कॉमन बाउंड्री पे बताना है कि सिग्मा क्या होगा। सबसे पहली बात, फैराडे ने बताया था अगर यहाँ सिग्मा है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है तो इधर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव होगा, इसका सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई K1। समझ आ गया, एक माइनस साइन के साथ। यस सर। तो इधर कितना इंड्यूस होगा, इस साइड प्लस का सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई K1। क्लियर? अब आप उधर चलो, उस रेड वाले पे चलिए, उधर माइनस चार्ज है तो उससे उधर कितना इंड्यूस होगा, माइनस चार्ज है तो उससे उधर कितना इंड्यूस होगा, प्लस होगा। माइनस सिग्मा है तो ये इसका K2 है तो प्लस सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई K2, और इधर कितना होगा, इधर माइनस सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई K2, माइनस सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई K2। तो अब बताओ कि आपको अलग अलग ये देखना आ गया कैसी कैसी डेंसिटी आई है, ठीक है? अब हाँ जी, ये डेंसिटी लिखी तरी, आप चार्ज लिख लो, आप देखो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर ये Q लिखना है तो यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ एक a और आ जाएगा, Q लिखना है तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा माइनस Q इंटू जो भी है 1 माइनस 1 बाई K, और ये प्लस Q इंटू ये, यहाँ लिखोगे तो माइनस Q इंटू दिस और यहाँ पे प्लस Q इंटू दिस। अभी तो ठीक है कि आप इसको चार्ज में पढ़ा रहने दो, अभी आ गया समझ क्या किया मैंने? ठीक है। अब देखो, अब आपसे पूछा क्या है फाइनली कि ये जो जंक्शन बाउंड्री है यहाँ कितनी चार्ज डेंसिटी होगी। तो सबसे पहले तो ये देखो कितना चार्ज हो गया जंक्शन बाउंड्री पे, टोटल चार्ज कितना हुआ। मैं ये हटाऊं यार, ये सी इक्विवेलेंट हटाऊं उधर से, अब बताओ जंक्शन बाउंड्री पे टोटल चार्ज कितना हो रहा है, टोटल चार्ज एट द बाउंड्री इन दोनों का सम, तो Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K1 और माइनस Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K2। दोनों में से आपने Q कॉमन ले लिया, 1 से 1 कट जाने, ये बचेगा 1 बाई K2 एंड माइनस 1 बाई K1, यानी कि एक Q आया कैपिटल Q अपॉन K1 K2 और उधर आ गया K1 माइनस K2। एक बार ये बताओ जंक्शन पे कितना चार्ज है, क्या ये समझ आ गया क्या? जंक्शन पे टोटल चार्ज दोनों साइड के कारण क्या आया? यस सर। ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यू रखता हूं, Q की जो वैल्यू थी ये उठा के वहां रखता हूं, तो ये जो जंक्शन पे जो चार्ज आया वो आया कैपिटल Q की जगह मैंने रखा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन A V बाई D, और इसके अलावा है K1 माइनस K2 अपॉन K1 इंटू K2। K1 K2 से K1 K2 कैंसिल हो गया, चार्ज फाइनली आ रहा है 2 टाइम्स K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन A V बाई D। तो जंक्शन पे सिग्मा क्या होगा, चार्ज डेंसिटी एट द बाउंड्री। सिग्मा अगर बाउंड्री पे बताना हो क्या होगा बताओ, इसको बाउंड्री के एरिया, बाउंड्री का एरिया A है, A से डिवाइड कर दो, A से डिवाइड किया तो आया 2 टाइम्स K1 माइनस K2 अपॉन
K1 प्लस K2 और एप्सिलॉन V बाई डी। और अगर K1 K2 बराबर होते तो वहां उस जगह कितना चार्ज होता, देख के बताओ इस फॉर्मूले से, ये जो आंसर आया इससे। हाँ भाई बताओ, अगर K1 K2 बराबर होते तो इससे क्या आंसर आ रहा है? 0। 0 इसलिए कि फिर बीच में चार्ज नहीं होता, वो पूरा एक जैसा मीडियम होता, चार्ज बाहर बाहर मतलब इधर और इधर दिखते। अभी ये इतना होगा। क्या समझ आ गया है क्या? यस सर। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को पहले तो ये नोट करो ढंग से, फिर इसके बाद थोड़ी जगह छोड़ लेना और आप खुद करके दिखाना। एक को D1 लेना और एक को D2 लेना, और आप अपना आंसर खुद वेरीफाई करोगे। फिर कैसे? इस लेंथ को थोड़ा कम ले लेना D1, उसको थोड़ा ज्यादा ले लेना D2। लास्ट में जो आपका आंसर आए, दोनों D1 और D2 की जगह D/2 पुट करके आपका क्या आंसर आना चाहिए, ये समझ गए? एक और जो क्वेश्चन मैंने दिया है यहां आपको करने के लिए, चलो आप पहले ये नोट कीजिए, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन बना लेना। सर ये जो Q2 वाली शीट पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, पे K1 वाली इंड्यूस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा? ना इसलिए नहीं होता है। क्या ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं कि नहीं? और हम पढ़ चुके ना कि लार्ज शीट्स का फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। यस सर। तो जितना इफेक्ट इसका होना था उतना इसका होना था, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, भाई हो गया, नोट हो गया? ठीक है, हो गया सर। इसके बाद अपनी कॉपी में डायग्राम बनाओ, दोबारा से डायग्राम बनाओ ऐसा ही। एक डिस्टेंस को D1 कर दो और एक को D2 कर दो, और जस्ट प्रैक्टिस के लिए, और कोई पर्पज नहीं है। आपने सीख लिया, लेकिन अब खुद करें D1 और D2 करके। और जो लास्ट में आंसर आए सिग्मा बाउंड्री, मैंने कहा आप अपना आंसर वेरीफाई ऐसे करोगे, D1 बराबर D/2 और D2 बराबर D/2 पुट करने पे ये आंसर आना चाहिए फिर आपका उसमें जो भी बनेगा। मिटाऊं मैं इसे? हो गया ना ये तो? नेक्स्ट आप देखिए, फोर्स ऑन ए डाइलेक्ट्रिक सेमी इंसर्टेड, नॉट फुली नहीं बल्कि सेमी इंसर्टेड इन ए चार्ज कैपेसिटर।
Force on a dielectric semi inserted in a charged capacitor. इसका क्या तो मतलब है और क्या कारण है, दोनों चीजें हम समझेंगे। सपोज ये मैंने कोई कैपेसिटर की प्लेट्स ली, मैं कहता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है और ये नेगेटिव। यहां चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और यहां चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। तो सबसे पहले आप मुझे इनकी फील्ड लाइंस बताओगे कैसी बननी चाहिए? पॉजिटिव से ऊपर से नीचे नीचे स्ट्रेट आनी चाहिए, क्योंकि दो प्लेट्स के बीच में फील्ड कैसा होता है? यूनिफॉर्म। लेकिन दिक्कत क्या होती है, एंड में एक साइड तो प्लेट है, एक साइड नहीं है, तो इसलिए एंड पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता। कई बार आपने कैपेसिटर के सवाल किए होंगे तो उनमें लिखा रहता है नेग्लेक्ट एंड इफेक्ट। कभी एनसीईआरटी में देखना, किसी क्वेश्चन में देखना, कई बार आ जाता है नेग्लेक्ट एंड इफेक्ट, मतलब ये आखिर में क्या हो रहा है उसको इग्नोर करके और बाकी फॉर्मूले वैलिड है। लेकिन एंड पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, एंड पे जाते जाते फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। और वो किस तरह का हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म, कि ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये फील्ड लाइन पॉजिटिव से दूर की तरफ बनेगी, क्योंकि उधर चार्ज नहीं है। देखो यहां स्ट्रेट क्यों बनी, क्योंकि इधर भी चार्ज है उधर भी चार्ज है, तो इधर वाला फील्ड यूं भेजेगा, इधर वाला फील्ड यूं भेजेगा, तो बीच में आ जाएगा। समझ गए हो? लेकिन अगर आप यहां देखते हो तो केवल इस साइड चार्ज है, तो उधर धकेलेगा, उधर से कोई नहीं है, तो जो फील्ड है ना, वो फील्ड लाइन थोड़ी सी कर्व्ड बनने लग जाती है, इस तरह की। इस तरह की फील्ड लाइंस एंड से बनने लग जाती हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं फ्रिंज इफेक्ट या फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस। फ्रिंज इफेक्ट भी बोल देते हैं, एंड इफेक्ट भी बोल देते हैं, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस भी बोल देते हैं। पहले तो ये बताओ, ये फील्ड लाइन समझ आई, क्या बदलाव है और क्यों है ये बदलाव? हाँ जी, क्लियर है क्या यहां तक? बताओ। यस सर। अब देखो, अब मैंने इसमें एक सेमी इंसर्टेड स्लैब ली। सेमी इंसर्टेड मतलब कुछ पार्ट इसके अंदर है और कुछ पार्ट इससे बाहर है। ये मैंने इसमें सेमी इंसर्टेड स्लैब ली। कैपेसिटर जो है एक बड़ा चैप्टर है, इतना छोटा नहीं कि 2-4 दिन में खत्म हो जाए। हालांकि हम पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से, पर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझते चलो। और अब पूरा फोकस उन पे लगा देना जो आपको कैपेसिटर के सीपीपीज दिए जाए। उनका कोई सवाल शाम तक ऐसा ना हो कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आज है समय आपके पास 12 क्वेश्चन करने का कि नहीं है, पहले बता दो। क्योंकि आज तो मैंने थोड़ा दिन में ही दिया है, वो अभी सुबह ही, ऐसा तो नहीं कि कल का दे रखा था। मुझे बताओ क्या सर की क्लास भी शाम को होगी, तो फिर आज एक काम कर लो, वो सीपीपी कल करवा लेना डिस्कस। ठीक है, आज हम पहले अपना मेजर टेस्ट 1 पूरा करें, वो कर लेंगे अटेम्प्ट अच्छे से। मेजर था कि क्या नाम है उस टेस्ट का? मेजर बोल रहे हैं कि एडवांस लेवल का जो भी टेस्ट है वो एडवांस लेवल टेस्ट नंबर 1। हाँ ठीक है, तो वो वाला टेस्ट 1 अपना पूरा कीजिए। चलिए देखिए, अब इधर सुने, ये आपका फ्रिंज इफेक्ट हुआ। अब मैं इसमें देखूं कि फिर क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे। मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो भाई इस पे कुछ चार्जेस इंड्यूस होंगे, Q × 1 - 1/K, अभी जो पढ़ा उस तरीके से। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ कैसे चार्ज इंड्यूस होंगे बताओ? पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव। लेकिन पूरी तो न्यूट्रल है, पूरी तो न्यूट्रल ही है। अब आप अलग अलग फोर्सेस देखो भाई। अगर मैं इस ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग फील्ड देखूं तो फील्ड तो टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है, तो यहां तो फील्ड ऐसे है और यहां पे फील्ड ऐसे है। समझ गए हो? फील्ड लाइन के टेंजेंट मैंने डाल दिए। ठीक है, अब बताओ नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, फील्ड से अपोजिट, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन में। समझ आ रहा है ये?
यस सर। तो क्या ये दोनों मिलके जीरो फील्ड कर देंगे? नो सर, नहीं करेंगे। तो इनका रिजल्टेंट तो बाई पाइथागोरस सॉरी बाई पैरेललोग्राम लॉ ऐसे बनेगा। कैसा फोर्स बना? ये पुल कर रहा है इसको अंदर, समझ आ रहा है? तो ये एक पुलिंग फोर्स बन गया। इसका मतलब ये एक छोटा सा सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक को सेमी इंसर्ट करके चार्ज कैपेसिटर के अंदर सेमी इंसर्ट करके छोड़ दिया जाए तो बताओ क्या होगा? वो कैपेसिटर उसको अंदर की तरफ पुल कर देगा। क्या ये समझ आ गया? ठीक है। अब पुलिंग फोर्स will act on the dielectric slab। बना लीजिए भैया, कैसे होगा ये देखिए, बना लीजिए। फ्रिंज इफेक्ट कभी पूछे तो इसका मतलब भी आपको क्लियर होना चाहिए कि एंड्स पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। यही इफेक्ट आपका फ्रिंज इफेक्ट होता है। बना लिया? यस सर। ठीक है। अब बात यह है, ठीक है, पुलिंग फोर्स आ गया, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो वो हम देखें। तो यार ये ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और क्या आप ये जानते हैं, +1 में पढ़ा है बिल्कुल हमने, पोटेंशियल के समय भी ये चीजें देख के आ रहे हैं। वहां होता था पोटेंशियल में पढ़ा E बराबर -dV/dx, इसी तरह F होता है -du/dx। समझ आ रहा है क्या ये? ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल सकता है। जैसे एक क्वेश्चन की तरह हम लेते हैं, U लिखेंगे, U इस पे डिपेंड करेगा कि कितना पार्ट डाइलेक्ट्रिक अंदर है और कितना बाहर है, इस पे डिपेंड करेगा। तो एक क्वेश्चन की तरह हम ले, जैसे मान लो क्वेश्चन लीजिए, केस लीजिए, बात एक ही है। ये एक मेटल की प्लेट ऊपर है और बिल्कुल ऐसा ही एक मेटल की प्लेट नीचे है। हमने एक कैपेसिटर बना दिया, L/B का ये कैपेसिटर मान लो। L/B मतलब ये ब्रेड्थ तो B है और जो लेंथ है L है। ऐसी दो स्क्वायर प्लेट्स ऊपर नीचे लगी हैं, इस तरह का काम है। अब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक आपने सपोज इंसर्ट कर रखा है, और मैं बनाता हूं दूसरे कलर से, फुली इंसर्टेड है, फुली इंसर्टेड। फुली इंसर्टेड नहीं, सेमी इंसर्टेड। सेमी इंसर्टेड एक डाइलेक्ट्रिक मान लिया। कुछ समझ आया क्या ये डायग्राम? ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और इसकी लेंथ भी इतनी है जितना ये आपकी प्लेट की लेंथ है। और अभी जो दिखा रखा है आपको, मान लो वो X है, अभी ये X इंसर्ट करके यहां से छोड़ा गया। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक। अब मुझे इस पे फोर्स निकालना है कि भाई कितना फोर्स लगेगा। तो चलो ये तो डायरेक्शन होगी, उसके बाद देखो F कंजर्वेटिव बराबर ये, और एक डायग्राम बना के स्टार्ट करते हैं काम कि कितना फोर्स होगा, कैसे निकालें।
अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये फोर्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि बैटरी कनेक्टेड है कि बैटरी डिसकनेक्टेड है? नो सर। क्या आपने जवाब दिया नो? क्या हमने एक सवाल लिया था कि एनर्जी में क्या चेंज होगा डाइलेक्ट्रिक डालने पे, बैटरी कनेक्टेड वाला और बैटरी डिसकनेक्टेड वाला? करवाया था पिछली ही क्लास में, लास्ट में करवाया था, है ना? कल इसी समय हमने किया था, याद होगा। एक बार चार्ज कैपेसिटर बैटरी डिसकनेक्टेड है तब डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, एक बार चार्ज कैपेसिटर बैटरी कनेक्टेड है तब डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। क्या दोनों में यू सेम तरीके से चेंज हो रहा था? तो इसका मतलब अगर u का चेंज होने का तरीका अलग अलग हो सकता है तो du/dx भी अलग हो सकता है, यानी कि f दोनों में सेम आना कोई जरूरी नहीं है। समझ गए हो भाई? हम ये जानते हैं कि इस वक्त इस पे पुलिंग फोर्स लगेगा, इस वक्त इस पे पुलिंग फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, लेकिन क्या वो पुलिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इस पे डिपेंड करेगा कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है इस चार्ज कैपेसिटर की या बैटरी कनेक्टेड है? तो कर भी सकता है, नहीं भी, वो हम अभी वेरीफाई करेंगे। तो करें, काम स्टार्ट करें। ये मिटा दूं यार इधर वाला, ये सारा पार्ट। यस सर। ठीक है। सबसे पहले आप ये बताओ इस वक्त इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? ये एयर पार्ट है और ये डाइलेक्ट्रिक पार्ट है, एक कैपेसिटर इधर है एक इधर है। क्या ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में है? जिस तरह का ये अरेंजमेंट है, क्या ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में? सीरीज में कैसे? ये आगे पीछे थोड़ी है। क्या प्लेट इधर और उधर है या प्लेट ऊपर और नीचे है? बताओ। हम अपने दिमाग में यूं ना बैठा के रखें कि आगे पीछे हो तो सीरीज, ये थोड़ी है। देखो एयर कैपेसिटर भी इन्हीं दो प्लेट्स के बीच में है, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर भी इन्हीं दो प्लेट्स के बीच में है। तो ये दोनों किस में हुए, पैरेलल में कि सीरीज में? आप इनको यूं देख लो, यूं करके पैरेलल में है ना। तो पैरेलल में है तो एयर और डाइलेक्ट्रिक का डायरेक्ट क्या कर दीजिए आप, सम कर दीजिए, बिकॉज ये दोनों के दोनों किस में है? सर ये दोबारा बताना। यूं बताओ, दो प्लेट है ऊपर नीचे, आधे में एक मीडियम है आधे में एक मीडियम है, तो जो दो कैपेसिटर बनते हैं वो सीरीज में बनते हैं कि पैरेलल में? पैरेलल। आप पता है आप ऐसे देख रहे थे कि दो प्लेट यूं हो, एक आधे में यूं एक आधे में आगे, तो वो सीरीज होता है। मैंने तो प्लेट्स को यूं रखा हुआ है, एयर कैपेसिटर भी इन्हीं दो प्लेट्स के बीच में और ये भी इन्हीं दो प्लेट्स के, समझ गए हो ना? यस सर। एयर कैपेसिटेंस बताओ कितना, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया बाई, भाई ये सेपरेशन h मान लो, ये दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन h, एप्सिलॉन नॉट a बाई d। एरिया बताइए कितना? समझो ये कैसे लिखा, क्या समझ आ रहा है कैसे लिखा है मैंने? ये लेंथ l माइनस एक्स और ब्रेड्थ भी, तो एरिया ऑफ द प्लेट जो एयर में है वो ये बच गई। समझ आया? ठीक है। अगला लिखवाओ, तो अगर ये समझ आ गया तो आप अगला लिखो, ये कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट अपॉन h इनटू lxb। एप्सिलॉन नॉट इनटू xb। हाँ xb। फिर इसका कहाँ रोल गया? ये k तो यूज ही नहीं किया, k के साथ आ जाएगा क्या ये एप्सिलॉन नॉट के साथ? हाँ तो ये भी तो बोलना है ना हमें, यही हम भूल जाएं कभी। तो मेरा c आ गया एज अ फंक्शन ऑफ x। मैं अगर थोड़ा ढंग से लिखूं इसे तो मेरे पास c आ रहा है एप्सिलॉन नॉट b कॉमन अपॉन hb कॉमन, क्या बचा? एक तो l माइनस एक्स बचा और एक kx। एक बार चेक करना, यही है ना इसमें, देखिए यही बच रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट b बाई h इंटू एल प्लस k माइनस वन इंटू एक्स।
बताओ भाई, सी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखना आ गया आपके पास? ठीक है। और देखो जब ये करोगे तो डीसी बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम पहले ही देख लेंगे भाई डीसी बाई डी एक्स कितना आ रहा है। ये तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि बैटरी कनेक्ट है कि डिस्कनेक्टेड है, कैसा है। डीसी बाई डी एक्स कितना है? एप्सिलॉन नॉट बी बाई एच तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डीएल बाई डी एल तो डीएल बाई डी एक्स तो जीरो, एल तो कांस्टेंट है। इसका कितना बचेगा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका, बोलो? ओनली के माइनस वन। तो मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डीसी बाई डी एक्स निकाल लिया, जिसका मैं आगे यूज पक्का कर रहा हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट बी बाई एच इंटू के माइनस वन, वो एक कॉन्स्टेंट सी टर्म आ गई। ठीक है। अब मैं देखता हूं कि भाई फोर्स कितना लगेगा। तो मुझे दो अलग अलग केस ले लेने चाहिए। एक बार बैटरी डिस्कनेक्टेड, चार्ज करके बैटरी डिस्कनेक्ट कर रखा और जब ये सेमी इंसर्ट करके छोड़ा हुआ है, और एक बार बैटरी कनेक्टेड। तो करें यहां से दो पार्ट स्टार्ट। क्या ये हो गया क्या ये वाला नोट? yes. अगर नहीं हुआ है तो लिख लीजिए, मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। चलिए अब देखते हैं, इधर का काम स्टार्ट करते हैं हम। ए पार्ट, बैटरी थी डिस्कनेक्टेड, एंड चार्ज स्टोर्ड था क्यू। बैटरी डिस्कनेक्टेड थी और दोनों प्लेट्स पे क्यू और माइनस क्यू चार्ज था, यानी कि चार्ज स्टोर्ड क्यू था। तो भाई ऐसे केस में आपको वोल्टेज पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो और कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो क्या वी कांस्टेंट रहता है क्या? क्या सर? अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड हो और फिर आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो क्या वी कांस्टेंट रहता है? नहीं। तो वहां बेटर है कि आप एनर्जी का कौन सा एक्सप्रेशन ले, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब जो फोर्स लगेगा पुलिंग फोर्स, दैट इज मोड लगा लिया करो, डी बाई डी एक्स कर लिया कीजिए। माइनस माइनस को छोड़ो, आप सिंपली ये जो भी आए माइनस प्लस हटा के इसके मोड लगा दो, डी बाई डी एक्स, ये देखना हमें। तो अगर आप इसको देखते हैं तो क्यू स्क्वायर बाई टू तो कांस्टेंट है, और ये बचा डी बाई डी एक्स ऑफ सी रेस्ट टू पावर माइनस वन। सी रेस्ट पावर माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस वन अपॉन सी पावर टू। हाँ, और बस इतना ही होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर इंटू, और क्या आएगा बताओ? डीसी अपॉन डीएक्स। डीसी अपॉन डीएक्स। तो मेरा जो फोर्स आया वो फोर्स आ रहा है, मोड हट रहा है माइनस माइनस, तो इससे क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर और इंटू डीसी बाई डीएक्स। अब मेरे पास सारी वैल्यूज है। क्यू आपको दे रखा होगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड थी उस वक्त क्या चार्ज था। क्या सी निकालना सीख रखा है क्या आपने? ये रहा सी। यस। और डीसी बाई डीएक्स भी है हमारे पास। तो अगर मैं फोर्स लिख के दिखाऊं, क्यू स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स सी स्क्वायर, अब सी का स्क्वायर इसका स्क्वायर, एक्सप्रेशन तो बड़ा बनेगा, छोड़ो उसको, मतलब हमने सीख लिया है कैसे होगा। एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डीसी बाई डी एक्स। डीसी बाई डी एक्स आ रहा है ये एप्सिलॉन नॉट बी इंटू के माइनस वन, और डिवाइड बाई एच से एक एच कट जाएगा। तो कुल मिला, ये याद करने की जरूरत नहीं है, तरीका क्या है वो दिमाग में रखो। बताओ, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड थी तो फोर्स निकालना आ गया? कर लो, नोट कर लो। ये वेरिएबल आया है कि कांस्टेंट आया है? क्या ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है? क्या कर रहे हैं?
कर रहा है सर। है ना, ये सी एक्स पे डिपेंड कर, तो ये फोर्स वेरिएबल है। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा ये फोर्स चेंज होगा। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बताओ, पूछो। जो बैटरी होती है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करती है? मैंने एक बार पहले भी इस चीज का जवाब दिया था। हम जब करंट वाले चैप्टर में चलेंगे तो वहां बैटरी का टॉपिक पढ़ेंगे कि बैटरी क्या करती है और किस तरह से। और वैसे अगर कभी आप पढ़ना चाहो तो केमिकल इफेक्ट्स होते हैं करंट के, उसमें चीजें पढ़ाई भी जाती हैं। हालांकि वो पार्ट अब बोर्ड से या सीबीएसई से थोड़ा हटा दिया जा चुका है, पुराने समय में हुआ करता था, लेकिन वहां जिक्र करेंगे हम उस चैप्टर में। ठीक है, पहले हुआ था शायद एक दिन डिस्कस, ऐसा ही कुछ मैटर यहाँ क्लास में। हो गया भाई? यस सर। अगर हो गया हो तो बी पार्ट करना, बैटरी कनेक्टेड। करें स्टार्ट? आप बताते चलो तो आपने कुछ किया है तो। बैटरी कनेक्टेड बी पार्ट। हाँ भाई, बैटरी कनेक्टेड में कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? पहली बात तो बैटरी अगर कनेक्ट कर रखी है तो हमें एक चीज पता होती है, वोल्टेज। वोल्टेज भी है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? यू का, एनर्जी का। हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। हाफ सी वी हाफ सी स्क्वायर। वी क्योंकि v कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो v स्क्वायर बाई 2 तो बाहर आ गया, एंड अंदर क्या बचा? क्या बचा अंदर? डीसी बाई डीएक्स। समझ आया? अंदर बचा Yes, डीसी sir. बाई डीएक्स। और डीसी बाई डीएक्स तो यार सीधा ही है, हमारे पास कुछ और करना ही नहीं है। तो ये देखो एफ पुलिंग कितना आया, कितना आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट, चलो पहले एक तो वो है वी स्क्वायर बाई 2, और उसके अलावा है एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन एच और इंटू के माइनस 1। ये आ गया। पिछली बार के मुकाबले तो बहुत आसान केस बन गया है। और इसमें एक और अच्छी बात क्या नजर आ रही है आपको, बताओ? इस फोर्स में जो इधर नहीं थी। हाँ, ये जो फोर्स है ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि ये फोर्स जब तक ये बाहर रहेगा, इसका कुछ पार्ट स्लैब, जैसे ही स्लैब बिल्कुल फुल इंसर्ट हो जाएगी फोर्स जीरो हो जाता है। जब तक कुछ भी पार्ट बाहर रहेगा, इसमें तो वेरिएबल फोर्स लग रहा था, इसमें जो फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट लगेगा। क्या ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स समझ आने लगे हैं ना, किस तरह से हम कर रहे हैं? अब जैसे मैं इस पे एक सवाल देता हूं आपको, ये खुद अपने आप में सवाल है जो चल रहे हैं, एक्सप्रेशन तक पूछे जाते हैं एडवांस वगैरह में, सीधे इस तरह के ऑप्शन बना के।
ज्यादा चांस है कि बैटरी कनेक्टेड वाला ही आए। क्यों, फायदा क्या है उसमें, बैटरी कनेक्टेड है तो डाइलेक्ट्रिक का जो फोर्स लगेगा डाइलेक्ट्रिक पे वो कांस्टेंट है। सपोज ये क्वेश्चन दिया जाए कि वही दो प्लेट ली मैंने बी और एल, ये सेपरेशन है एच, बिल्कुल ऐसी दो प्लेट्स ली, लेकिन इनमें एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है और वो बैटरी का काम है वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया और यहां से इसको ना रिलीज किया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो आपको के दे रखा है, और यहां से इसको रिलीज किया और कुछ इसकी स्टार्टिंग ये दे रखी थी कि भाई ये जब ये रिलीज किया तो ये लेंथ आपको दे रखी, कितनी माने लेंथ, बताओ कोई वेरिएबल का नाम बोलो कि भाई इनिशियल लेंथ इतनी, ए बी सी डी कुछ भी है, मान लो इनिशियल लेंथ एक्स नोट ले ली, एक्स नोट, एक्स बोल रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, तो ये मैंने एक्स नोट ले ली, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक या द स्लैब ऑसिलेट्स ऑन रिलीजिंग, पहली बात तो ये दिया है आपको। अच्छा, क्यों ऑसिलेट करेगी, कारण बताओ, क्यों ऑसिलेट करेगी, जैसे आपने बाहर से थोड़ा एक पुलिंग फोर्स लगेगा, है ना, चाहे वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट लगेगा कि वेरिएबल लगेगा, बताओ, कांस्टेंट। लेकिन जब वो फुली इंसर्ट होगी, ये पूरी की पूरी एल लाइन जब इसके अंदर चली जाएगी तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा स्लैब पे, 0। लेकिन कुछ स्पीड वो गेन कर चुकी होगी और ड्यू टू इनर्शिया वो आगे भागेगी, आगे निकलेगी तो फिर से एक पुलिंग फोर्स लगेगा, तो बताओ ऑसिलेशन समझ आ गया, यस सर, है ना। इसका मास है m, डाइलेक्ट्रिक के मास की जरूरत पड़ेगी, डाइलेक्ट्रिक का मास मान लो m है। द स्लैब ऑसिलेट्स ऑन रिलीजिंग, पहला सवाल, विल इट डू SHM, क्या ये SHM होगा, पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कोई होमवर्क नहीं, अभी पूरा ही कर रहे हैं आपका, है ना इतना टाइम, कितनी देर बची है बताओ एक बार देख के, 4 मिनट 3 मिनट, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि मीटिंग ऑफ हो जाएगी 3 मिनट में, 3 के 5 मिनट हो जाएंगे, बस ये पूरा ही कर देते हैं हम। पहले सवाल का जवाब दो, स्लैब ऑसिलेट करेगी तो क्या वो SHM होगा कि नहीं, यस सर, होगा। क्या कंडीशन क्या होती थी SHM की, इधर उधर ऐसे ऐसे घूमे तो SHM होता है, ये कंडीशन थी सर, F फोर्स सर माइनस x के बराबर होनी चाहिए, F जो है वो x के प्रोपोर्शनल हो तो SHM होता है। तो अगर F x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो वो कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल, वेरिएबल, और ये फोर्स वो तो वेरिएबल है, और बैटरी कनेक्टेड है तो फोर्स लगता कैसा है इस पे, कांस्टेंट। आपने एच.सी. वर्मा बुक में कई बार वो सवाल किए इलेक्ट्रिक फील्ड में, बॉल है क्या है, वो इधर जाती है फील्ड के कारण टकराती, इधर आ जाती, इधर जाती, इधर आती है, तो वो ऑसिलेशन है, लेकिन वो SHM नहीं थे क्योंकि उनमें कांस्टेंट फोर्स लग रहा था। तो यहां भी बताओ, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है तो क्या ये SHM होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो होगा शायद, क्या कह रहे हो, प्रोपोर्शनल नहीं है तो कहां से, क्या, हाँ बताओ अक्षय क्या कहना चाह रहे हो, कब होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं बिल्कुल नहीं,
SHM जहां भी होता है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही होता है, नहीं तो SHM होता ही नहीं है। इवन और भी जो केसेस में SHM होता है वो तभी होता है जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो, लेकिन वो तो प्रोपोर्शनल तो हो, या तो x के प्रोपोर्शनल ही नहीं है, डायरेक्टली की तो बात ही दूर है। क्या ये फोर्स कांस्टेंट लगेगा कि नहीं? लगेगा। ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, उसके एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि ये SHM नहीं होगा, क्योंकि फोर्स क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है इसलिए SHM नहीं होगा। बताओ, पहला पार्ट आ गया समझ? सेकंड सुनो, टाइम पीरियड ऐसे केसेस में SHM का कैसे निकाला जाता है? SHM का नहीं, मैं गलत बोल गया, ऑसिलेशन का। आपको ये पता है फोर्स कितना लगेगा? बना हुआ इधर बगल में है ना, फोर्स इतना लगना है, मास भी दे रखा है डाइलेक्ट्रिक का, मास से डिवाइड करते एक्सेलरेशन आ जाएगी सर। एक्सेलरेशन आ गई, जो F पुलिंग आया डिवाइडेड बाई m, और वो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो ये वाली इक्वेशंस वैलिड है ना हमारी, S = ut + ½ at² टाइप। तो यूं बताओ, ये एक्सट्रीम पोजीशन है जहां से रिलीज करते हो, रिलीज किया तो स्पीड तो जीरो है, लेकिन पुलिंग फोर्स लग रहा है, फोर्स नॉन जीरो। जहां स्पीड जीरो हो और फोर्स नॉन जीरो, वो कौन सी पोजीशन हुआ करती है? एक्सट्रीम पोजीशन। और बिल्कुल बीच में आ जाएगा तो मीन पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि वहां फोर्स जीरो है। तो यहां से यहां तक आने में इसे कितना चलना है बताओ? कितनी लेंथ और बची है? ना, L थोड़ी चलना है, L - x0। L - x0 इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलते ही ये यहां पहुंच गया, और वो टाइम 1/4 है टाइम पीरियड का। एक्सट्रीम से मीन तक आने का टाइम क्या 1/4 होता है टाइम पीरियड का? बताओ, समझ आ रहा है? तो आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन लगाएंगे, S = ut + ½ at²। आप यार खुद करेंगे, और अगली बार जब क्लास आए तो दोबारा ये मत कहना कि ये डिस्कस करवाओ, अभी समझ लो बहुत अच्छे से। S की जगह तो क्या लेना है? L - x0। U की जगह इनिशियल स्पीड, रिलीज किया है तो कितना? 0। ½ × a, ये लिखा हुआ है नीचे, इतना बड़ा जो भी आएगा ये। और टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड का 1/4 और उसका स्क्वायर। क्या इसमें कोई डाउट? टाइम कितना लगा? आप इससे t अपने आप कैलकुलेट करेंगे, a यहां से पुट करके। अभी बताओ, क्या अभी समझ आ गया कि नहीं ये वाला केस? ठीक है, तो हम मिलते हैं शाम को, लेकिन पेपर 1 के साथ उसे आज पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और CPP जो आपको दिया है कल तक के लिए वो अपना करके रखें, ठीक है भाई? थैंक यू।